हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिला नंबर 17 चरखी दादरी। देखिए, इससे पहले हम लोग 16 जिले पढ़ चुके हैं। टोटल हमें 22 जिले पढ़ने हैं। हरियाणा जी के किसी प्लेलिस्ट में आपको मतलब फोल्डर मिल जाएगा, उसमें हमारे 16 जिले कवर हो रखे हैं। साथ में मैंने महाभारत के टॉपिक को डिटेल से करवाया हुआ है। जिन बच्चों को महाभारत की ABC भी नहीं पता है वो पहले महाभारत को अच्छे से पढ़े, फिर कुरुक्षेत्र जिले के बारे में पढ़े, तब आपको ईजिली आपको देखने को वहां से मिल जाएगा। ठीक है, आज जो हम जिला पढ़ने वाले हैं वो है चरखी दादरी, जो सबसे लास्ट में मतलब कि 22वें नंबर पे हमारा जिला बना था, जिसका जो स्थापना है जो 1 दिसंबर 2016 को हुई थी। कई जगह आपको 18 सितंबर 2016 भी देखने को मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी 1 दिसंबर 2016 जो है करेक्ट है। ठीक है, जब मैं चरखी दादरी की बात करती हूँ बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं इसको। जब मैं चरखी दादरी की बात करती हूँ, देखिए आपने ना सबसे पहले जो एक चीज ध्यान रखनी होती है किसी भी जिले में, आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये किसके साथ इसकी सीमा लगती है। तो अगर मैं हरियाणा में बताऊं, ये जिला दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। लेकिन इस जिले की जो है किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से ये सीमा नहीं बनाता, और इसलिए इस जिले को लैंड लॉक्ड जिला भी बोलते हैं या भू आवेशित जिला भी बोलते हैं, जिसकी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा को अपना साझा नहीं करता। तो आपने ये ध्यान रखना है चरखी दादरी। और इसके अलावा एक और जिला है, वो कौन सा है? रोहतक। ठीक है, रोहतक और चरखी दादरी को, इसमें आपने इसका नाम ध्यान रखना है कि इन दोनों में, ये दोनों जिले किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते। अब मैं बात करती हूँ चरखी दादरी किससे अलग होकर बना। देखिए, चरखी दादरी वैसे तो भिवानी से अलग होकर बना, लेकिन जब चरखी दादरी बना तो इसके साइड में जब महेंद्रगढ़ पड़ता था तो महेंद्रगढ़ के 22 जिलों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो कई बार आपको ऑप्शन में चरखी दादरी जब पूछा जाए किससे अलग होकर बना, इन केस आपको भिवानी ना मिले लिखा हुआ, तो आप महेंद्रगढ़ को भी टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है कि भिवानी से अलग होकर तो ये 22वां जिला बन गया, लेकिन कितने गांव इसमें जो है महेंद्रगढ़ के शामिल किए गए थे। तो आपने ध्यान रखना है 22 गांव महेंद्रगढ़ के चरखी दादरी में शामिल किए गए थे। आई होप आप ये बात नहीं भूलेंगे। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ बच्चे देखते रहते हैं, ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, उनको क्लास अच्छी लग रही है बट कोई कमेंट नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट वगैरह जरूर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आगे आगे क्लास लेकर आते रहूं। ठीक है, चरखी दादरी। अब मैं आपको बात बताऊं, वैसे तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? बिल्हान सिंह, जो कि पृथ्वीराज चौहान का आदिवासी पुत्र माना जाता है, बिल्हान सिंह। ठीक है, वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, किसके? चरखी दादरी के। अब इस चरखी दादरी का ना इतिहास काफी बड़ा माना जाता है, मतलब इतिहास बड़ा मतलब इतिहास में कहानी की किसने इसको बनाया, कैसे इसका नामकरण हुआ। तो बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं, जो चरखी दादरी है, मैंने यहाँ पूरी इसकी डिटेल लिख दिया ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी ना आए। सबसे पहले मैं बताऊं कि लोगों के अनुसार तो क्या है, इस नगर के नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दादुर से हुई है। दादुर का मतलब पता है क्या होता है? दादुर का अर्थ होता है मेंढक। अब इस नगर की स्थापना से पूर्व यहाँ पे एक झील थी जहां पे ना काफी सारे मेंढक रहते थे, और यही वाला दादुर जिसका अर्थ होता है मेंढक, ये दादुर धीरे धीरे दादरी बन गया, और इससे दादरी से इसका नाम क्या पड़ गया? दादरी बन गया। ठीक है ना, मतलब दादरी बन गया। लेकिन इसका चरखी दादरी कैसे पड़ा? क्योंकि पास में एक गांव था चरखी, और चरखी गांव के साथ मिलके इसका नाम क्या पड़ गया? चरखी दादरी। तो कुछ लोगों के अनुसार तो ऐसा है, लेकिन कुछ लोग इसे, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताऊं कि 1839 में क्या था, सेठ रामकृष्ण डालमिया थे, उन्होंने चरखी दादरी में ना एक सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित करवाई थी, मतलब एक कारखाना लगाया था, सीमेंट का कारखाना। ये जब आप उद्योग पढ़ेंगे तो आप उद्योग में एकमात्र कारखाना यही वाला पढ़ने वाले हैं कि सीमेंट का कारखाना, जो कि रामकृष्ण डालमिया द्वारा स्थापित किया गया था 1839 में। ठीक है, आपने ये ध्यान रखनी है बात। फिर इसके 1839 में जब ये उद्योग स्थापित कर लिया तो इसका नाम बदलकर उन्होंने अपना, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उनसे बात करके डालमिया दादरी करवा लिया। इसका नेम क्या करवा लिया? दादरी करवा लिया। मतलब जींद की रियासत के अंडर पड़ता था तब, तो जींद रियासत से इसका नाम क्या करवा लिया? डालमिया दादरी करवा लिया। अब लेकिन आगे आगे जैसे बढ़े तो फिर 1958 में ऐसा माना गया कि भाई किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के नाम पे जिले का नाम नहीं हो सकता। तो जब किसी के जिले के नाम पे नाम नहीं हो सकता तो इसका नाम रखें क्या? तो 1958 में सांसद रामकृष्ण गुप्ता ने संसद में
दादरी का नाम परिवर्तन का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया कि इसका नाम किसी भी व्यक्ति के नाम पर तो नहीं हो सकता। और व्यक्ति कौन थे वो जिसका नाम पे रखा जा रहा था, वो थे डालमिया। यानी डालमिया कौन, रामकृष्ण डालमिया। डालमिया दादरी इसको या डालमिया नगर बोला जाने लगा। लेकिन डालमिया के नाम पर, डालमिया उनका क्यों था, क्योंकि वो अपना रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी में क्या लगाई थी, सीमेंट की फैक्ट्री लगाई थी। तो जब संसद में रामकृष्ण गुप्ता ने पूरे जोरों शोरों से इसका मुद्दा उठाया तो फिर इसका नाम जो है फिर से चरखी दादरी करवा लिया गया। तो ये है इसका एक इतिहास किस चीज का, इसके नामकरण का। ठीक है, मैंने इसमें आपको 4 बातें बताई कि पहला तो कुछ लोगों के अनुसार इसको दादुर मेंढक था, झील थी वहां पर एक, ठीक है, इसके पास में झील थी, तो वहां पे बहुत सारे मेंढक रहते थे और मेंढक के नाम पर ही यानी दादुर जिसको बोला जाता था उसके नाम पे इसका बन गया दादरी। फिर चरखी गांव था इसके पास, तो चरखी दादरी उसके साथ मिलके चरखी दादरी पड़ गया। डालमिया नगर बोला जाता था, बताया कि जो रामकृष्ण डालमिया था उन्होंने सीमेंट का कारखाना लगाया था और सीमेंट का कारखाना जब स्थापित किया तो उन्होंने जैसे तैसे जींद रियासत से बात करके उसका नाम क्या रखवा लिया, डालमिया नगर या डालमिया दादरी रखवा लिया। फिर नेक्स्ट 4th बात कौन सी बताई कि रामकृष्ण गुप्ता ने 1958 में क्या किया, इसका मतलब नाम परिवर्तन का उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, आप किसी व्यक्ति के नाम पर तो इसका नाम नहीं रख सकते, तो आप इसका नाम फिर से वो कर दीजिए चरखी दादरी। तो उसका नाम क्या पड़ गया फिर से चरखी दादरी। तो ये है इसके नामकरण का इतिहास, जहां से काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने हर एक चीज को इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं बात करती हूँ क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल की बात करूं बच्चे, तो इसका क्षेत्रफल 1370 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसमें 0.11 भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 1370 अप्रोक्स जो है इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल माना जाता है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं जनसंख्या की बात करूं, अभी लास्ट जनसंख्या की जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी सन में, लेकिन तब तक ये जिला नहीं बना था। ये जिला तो कब बना था, ठीक है, 2016 में। तो यानी इसकी जनसंख्या का, तब इसकी जनसंख्या भिवानी में काउंट होती थी। कब, क्योंकि भिवानी से तो अलग हुआ 2016 में, और जो 2016 से पहले ये लोग कहाँ रहते थे, भिवानी में रहते थे इनके अकॉर्डिंग, और इनके अकॉर्डिंग भिवानी में रहते थे। तो जनसंख्या की भी किसकी हुई जनगणना, तो किसकी, भिवानी की। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि 2011 तक तो जिला नहीं बना था, तो फिर ये जनसंख्या कहाँ थी, तो ये कहाँ थी, भिवानी में थी। गॉट इट। अब मैं बात करती हूँ तहसील की। तहसील इसमें 2 ही हैं, बाडड़ा और चरखी दादरी। तहसील 2 गांव से लगती है, बाडड़ा और चरखी दादरी। चरखी दादरी मतलब खुद। उप तहसील है बोंदकला। बोंदकला सिर्फ एक उप तहसील है, ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो आपने एक एक चीज को बच्चे ध्यान से पढ़ना है। जो आपके नोट्स में होना चाहिए चरखी दादरी से रिलेटेड मैंने वो सब मेंशन किया है। इवन सिर्फ चरखी दादरी ही नहीं, मैंने पिछले 16 जिले करवाए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये मेरे पास कंप्लीट नोट्स हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं, एक एक चीज मैंने इसमें लिखी है। अगर कोई बच्चा चाहे तो मैं इनको कंप्लीट नोट्स को जो है प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के इनको भेज सकती हूँ, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जनसंख्या 2011 तक जिला नहीं बना था, और तहसील इसकी बता दी, उप तहसील बोंदकला। उप तहसील सिर्फ एक मानी जाती है। अब मैं बात करती हूँ विधानसभा क्षेत्र। देखिए हमारे पास 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो लोकसभा क्षेत्र होता है और एक विधानसभा क्षेत्र होता है। लोकसभा क्षेत्र तो इसका भिवानी है और महेंद्रगढ़। भिवानी जिससे ये अलग होकर बना था और महेंद्रगढ़ इसके पास में पड़ता है। और विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी और भाडड़ा। भाडड़ा इसकी तहसील भी है, आपने ये ध्यान रखना है। जो विधानसभा क्षेत्र है वही इसकी तहसील है। इतने इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। अब मैं लिंगानुपात की बात करूं, 880 1000 में से। ये बातें आपने चरखी दादरी के बारे में, ये इतिहास, इसका नामकरण का इतिहास, इसके संस्थापक, इसकी स्थापना कब हुई और ये जिला कब बना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसको लैंड लॉक्ड जिला बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता। साथ साथ आपको लर्न भी हो जाएगा। और बिल्हान सिंह इसके संस्थापक माने जाते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। और ये जो चरखी दादरी है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एकमात्र उद्योग यहाँ पे रामकृष्ण जो डालमिया है उनके द्वारा लगाया गया था, और उन्होंने इसका नाम जो है डालमिया नगर या डालमिया दादरी करवा लिया था। फिर उसके बाद 1958 में सांसद रामकृष्ण गुप्ता ने दादरी का नाम परिवर्तन का पूरा जोरों शोरों से मुद्दा उठा के और फिर से ये चरखी दादरी करवा लिया था। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, उद्योग वगैरह मंदिर वगैरह पढ़ते हैं इसमें। और उससे पहले मैं आपको भौगोलिक स्थिति बताऊं। देखिए कोई ना कोई जिला, जो हरियाणा का कोई ना कोई जिला है, मान लीजिए जिस भी जिले में आप रहते हैं,
तो उसकी सीमा जानने की कोशिश करिए कि किस किस से लगती है। तो भौगोलिक स्थिति में क्या है कि भिवानी, रोहतक, झज्जर और महेंद्रगढ़ से इसकी किसकी चरखी दादरी की सीमा लगती है। तो आपने ध्यान रखना है कहाँ से इसकी सीमा लगती है, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़ से सीमा लगती है। जब ये भिवानी से, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये भिवानी से अलग होके बना तो महेंद्रगढ़ के 22 गांव को इसमें शामिल कर लिया गया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि कितने गांव को जो है चरखी दादरी में शामिल कर लिया गया था, और किसके, चरखी दादरी में किसके गांव को शामिल किया गया था, महेंद्रगढ़ के गांव को शामिल कर लिया गया था। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं बात करती हूँ उद्योग। देखिए मैंने बार बार एक चीज आज रिपीट करनी है कि उद्योग यहाँ पे सिर्फ एक सीमेंट कारखाना है जो 1939 में जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से किसने, रामकृष्ण डालमिया ने स्थापित किया था। ये बात आपको ध्यान आती है। उसके बाद इन्होंने, मैंने आपको ये भी बताया कि इन्होंने इसका नाम डालमिया नगर या डालमिया दादरी भी करवा लिया था। लेकिन बच्चे जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट क्या होता है, जब कंपनी, जो कोई भी कारखाना हो, कंपनी हो, वो कर्ज में डूब जाती है, यानी उनके ऊपर कर्ज हो जाता है और वो अपने जो वर्कर्स हैं उनका भी अमाउंट, जो उनकी मतलब पेमेंट है वो भी पूरी नहीं दे पाते, तब उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर आर्थिक संकट आ जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फिर अब देखते देखते 1981 से 82 का समय आ गया। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, मतलब गवर्नमेंट द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया ताकि इसको हम चलाएं, और जिन मजदूरों का कोई कसूर नहीं है जो इसमें काम करते थे उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सीसीआई के अकॉर्डिंग, सीसीआई ने इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। सीसीआई होती है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका भारत सरकार द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया गया, कब, 1981 से 82 में। गॉट इट, इतनी बात समझ आती है। उसके बाद अब ये कंपनी फिर भी नहीं चल पा रही थी, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ संकट आते गए, और 1996 में इस फैक्ट्री को, इस उद्योग को, इस कारखाने को बंद कर दिया गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि और तब सरकार कौन सी थी, बंसीलाल सरकार थी। मैंने आपको क्या बताया कि 1939 में जर्मनी देश के इंजीनियर की सहायता से रामकृष्ण डालमिया ने एक वो स्थापित की कारखाना, सीमेंट कारखाना, जिसके बाद उन्होंने जींद की रियासत को कह के इसका नाम करवा लिया डालमिया दादरी, चरखी दादरी का। फिर लेकिन धीरे धीरे उनकी फैक्ट्री पर, जो उनकी कंपनी है, उन पर आर्थिक संकट आया, तो उसने, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने में अधिग्रहण कर लिया और सीसीआई ने पूरा हक इसके ऊपर जमाना शुरू कर दिया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। लेकिन तब भी बात नहीं बनी, तो बच्चे 1996 में बंसीलाल सरकार द्वारा इसको बंद कर दिया गया। ये फेमस उद्योग, ये इंपॉर्टेंट उद्योग है जिसके बारे में यहीं से, इस अगर चरखी दादरी से उद्योग के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ यहीं से आएगा। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं मंदिरों की तरफ। जब मैं बात करती हूँ मंदिर की, देखो जितने मैंने आपको जो मैंने इसमें चीजें लिखी हैं वो सब नोट्स के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग ही लिखी है, मतलब कि आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज को आपको बता दूं, नेशनल हाईवे की क्लास में अलग से कराई है, उसमें अभी एक ही क्लास हुई है। नेशनल हाईवे वाला टॉपिक मैंने इसमें किसी भी वीडियो में मैंने नेशनल हाईवे नहीं बताया, फिर भी 148 बी के अंदर आता है चरखी दादरी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, नेशनल हाईवे वाली वीडियो अलग से आएगी, तो आप ये मत कमेंट में मत लिखना कि मैम आपने इसमें नेशनल, आप कह रहे हो कि ये सारे हैं कंप्लीट नोट्स हैं चरखी दादरी के, लेकिन इसमें नेशनल हाईवे वाला आपने इंक्लूड नहीं किया है। तो आपने ये ध्यान रखनी है कि इसमें नेशनल हाईवे को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो अब हम बात करते हैं मंदिरों की। देखिए बच्चे, कोई भी हमारा हरियाणा का जिला है, वहां पे मंदिर तो होते ही है, मंदिर तो बहुत सारे आपको गली गली में मंदिर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उन्हीं मंदिरों को पढ़ते हैं जो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, जिनके पीछे कुछ ना कुछ मान्यता छुपी हो, या ऐसे नहीं कि जहाँ पे आजकल आपको पता है मंदिर तो आपको चौराहे चौराहे पर मिल जाते हैं, लेकिन मंदिरों के पीछे, जिनके पीछे अगर हम ऐसे मंदिरों को करने लगे तो हम कभी पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, कितने मंदिर याद करेंगे हम, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है, हम उन्हीं इंपॉर्टेंट जगहों को इंक्लूड करते हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहला मैंने क्या पढ़ा है, यहाँ पे हनुमान मंदिर। देखिए इमलोटा गांव है, कहाँ पे, इसमें चरखी दादरी में, वहां पे कौन सा मंदिर है, हनुमान मंदिर।
फाल्गुन मास की दशमी को मेला लगता है यहाँ पर, कहाँ पे, हनुमान मंदिर में। जब हम मेले पढ़ेंगे उसमें भी मैंने इसको इंक्लूड किया है कि फाल्गुन मास की दशमी को कौन सा मेला लगता है, हनुमान मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? इमलोटा में, जिसमें काफी ज्यादा लोग, मतलब भारी मात्रा में तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ पे? हनुमान मंदिर में। तो पहला तो आपने इमलोटा गांव का कौन सा मंदिर याद रखना है? हनुमान मंदिर। और अगर मैं मेले में भी बात करूं तो यही एक मेला, यहाँ पे एकमात्र मेला मैंने जो इंक्लूड किया है, इमलोटा गांव दादरी में हनुमान मेला, जो फाल्गुन मास की दशमी को लगता है। तो दोनों मैंने इस तरीके से आपको करवाए हैं, ठीक है, ताकि मेरे को बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि क्या ये हनुमान मंदिर अलग है, हनुमान मेला अलग है। नहीं, ये इमलोटा में ही है, ये इमलोटा गांव में ही मेला लगता है। दूसरा है यहाँ पे रेस्ट हाउस मंदिर, जो भी हनुमान जी को समर्पित है। ये भी मंदिर आपने ध्यान रखना है, रेस्ट हाउस मंदिर, भगवान जी रेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे? दादरी में। तो आपने इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा यहाँ से मंदिर और मेले कवर हो गए कि मेले हनुमान मेला और मंदिर हनुमान मंदिर। अब हम बात करते हैं बच्चे पर्यटन स्थल की। आप देखिए हर जगह कुछ ना कुछ, आप जिस भी जिले में रहते हैं, पहले तो आप जब ये वीडियो देखेंगे उसके बाद अपना कमेंट में जिला जरूर मेरे को एक बार बताना कि आप कहाँ कहाँ से, कौन कौन से जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि कुछ कंटेंट अच्छा ही मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए पर्यटन स्थल की जब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम रमणीक डेरे करते हैं। दादरी शहर के आसपास भी अनेक साधु संतों ने रमणीक डेरे व धार्मिक स्थल है, रामनी डेरे स्थल है। दादरी से 3 किलोमीटर दूर कपूर पहाड़ी पर बाबा मुखराम नाथ और अन्य संतों की समाधियां। तो मैंने एक रमणीक डेरे बता दिए। डेरे होते हैं जहां पे रहने का स्थान होता है, किसी भी साधु संतों द्वारा जो रहने की समाधियां वगैरह, उनके स्थान वगैरह होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पर्यटन स्थल। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम डेरंगो पढ़ते हैं। कई जगह आपको ये डेरंगो मतलब होटल टाइप भी लिखा हुआ मिलेगा। डेरंगो नामक पर्यटन स्थल यहाँ पे है, जो कि आधुनिक पर्यटन स्थल है। ये काफी फेमस है डेरंगो। जो बच्चे चरखी दादरी से हैं वो एक बार जरूर डेरंगो के बारे में कमेंट में जरूर लिख करके बच्चों को बताएं। उसके बाद मैं बात करती हूँ शामसर सरोवर। देखिए बच्चे, ये शामसर सरोवर, वैसे तो सरोवर ना कुरुक्षेत्र, अगर कुरुक्षेत्र में बात करती हूँ तो वहां पे काफी सारे आपको सरोवर ही सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक सरोवर यहाँ पर भी है जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास, या फिर आप कह सकते हैं महाभारत के दौरान यहाँ पे अपने शिविर लगाए थे। तो आपने ध्यान रखना है वो कौन सा सरोवर है? शामसर सरोवर है, जो कि चरखी दादरी में है। उसके बाद मैं बात करती हूँ गुरु नानक सिंह सभा। देखिए गुरु नानक सिंह सभा यहाँ पर एक फेमस है, वो है दादरी में। उसके बाद रानीला जैन मंदिर। देखिए वैसे तो काफी जगह के जैन मंदिर फेमस होते हैं, लेकिन ये जो रानीला जैन मंदिर है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आदिनाथ दिगंबर जैन की मूर्ति जो है रखी हुई है, जो कि 1400 से 1500 साल पुरानी भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। जो आदिनाथ दिगंबर जैन आदिनाथ भगवान है वो किसके हैं? जैनियों के हैं, ठीक है। तो जैनियों वाली मंदिर में जैन मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी, जो भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। और अगर मैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करूं, या फिर अभी जो करंट वाले हैं उनकी बात करूं, तो महावीर स्वामी को इनके वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने पर्यटन स्थल में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पर्यटन स्थल में बच्चे हमने रमणीक डेरे, डेरंगो, शामसर सरोवर, गुरु नानक सिंह सभा यहाँ पर लगती है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। और रानीला जैन मंदिर तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी जाएं तो इसको जरूर विजिट करें। आदिनाथ दिगंबर जैन की मूर्ति 1400 से 1500 साल पुरानी यहाँ पर स्थापित है मूर्ति, हम आपको देखने को मिल जाएगी। और वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक हैं। अब मैं बात करती हूँ और क्या है यहाँ पर। देखिए और यहाँ पे पीर मुबारक की दरगाह, ये पीर मुबारक जो कि महाराज शकरगंज के शिष्य थे, इनकी दरगाह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी चरखी दादरी में। तो हमने ये पर्यटन स्थल, मेले, मंदिर, उद्योग ये सब कवर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे व्यक्तित्व की तरफ। देखिए व्यक्तित्व में अगर बात करूँ ना, सबसे पहला नाम चरखी दादरी से जो बच्चे खेलों को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि खेलों में रुचि है जिनकी, वो चरखी दादरी का नाम आते ही महावीर सिंह फोगाट को नहीं भूल सकते। महावीर फोगाट को ही पढ़ते हैं, जो कि बलाली गांव से हैं
और पहलवान फैमिली है, इनकी पूरी फैमिली पहलवान है। इनकी 4 बेटियां गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट और रितु फोगाट हैं। इनकी ये चारों बेटियों को इन मतलब अगर जिसने इनकी जानना है इनके बारे में, तो बच्चे वो फिल्म दंगल जो इनके ऊपर बन चुकी है, जिसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट का रोल अदा किया था, उसको भी जरूर देखे, तो आपको सारा समझ आ जाएगा। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी अवार्ड मतलब इनको दिया गया था। और अभी अभी विनेश फोगाट इनके भाई की बेटी है, जो रिसेंटली कुछ मतलब एमएलए वगैरह बनी है, तो आपने उनको ध्यान रखना है।